दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोरोना सेठ अपने व्यापार को देश और दुनिया में बहुत ही तेजी के साथ फैला रहे हैं, या ये कहें कि चाइना से इनका निकला यह व्यापार देश और दुनिया में बहुत ही तेजी के साथ फल और फूल रहा है। आज हम आपको जो देश और दुनिया के ताजे आंकड़े हैं प्रमुख देशों के, उनसे आपको परिचित करा रहे हैं। जो आंकड़े इस प्रकार हैं दोस्तों। अमेरिका में जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या है 8,55,301, जबकि इसके साथ मरने वालों की संख्या 50,000 को पार कर गई है। स्पेन में ये संख्या जो संक्रमित लोग हैं वो है 2,13,024, जबकि मरने वालों की संख्या 22,157 हो गई है। फ्रांस में संक्रमितों की जो संख्या है वो है 1,59,877, जबकि मरने वालों की संख्या है 21,340। इटली में संक्रमित लोग जो हैं वो हैं 1,89,973, जबकि मरने वाले 24,459। इंग्लैंड में जो संक्रमित हैं वो हैं 1,38,000, जबकि मरने वालों की संख्या वहां पर 8,738 हो चुकी है। अब लौटते हैं अपने देश भारत में। भारत में जो संक्रमित हैं वो 23,000 को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 721 है। अभी हम जब ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं तो इस अभी करेंट समय में हो सकता है ये आंकड़े बढ़ चुके हों। इन आंकड़ों से दोस्तों अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी भयावह है, कितनी विकट है, कितनी त्रासदीदायक है। ऐसे विकट समय में जब साथ मिलकर चलना है तो दूसरी तरफ नफरत की रोटियां भी बहुत ही सही तरीके से सेकी जा रही हैं। भरपूर तैयारी है रोटियां सेकने की। यह सोशल मीडिया का द्वार है दोस्तों। कुछ चतुर सुजान अपने आप को सत्ता समर्पित दिखाने के लिए नफरती और जहरीले बयान दे रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण हमने खाड़ी देशों में देखा। वहां रहने वाले एक सज्जन जिनका नाम सौरभ उपाध्याय बताया जाता है, उन्होंने ट्विटर पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया। वहीं की एक और मोहतरमा है जिनका नाम है प्रीति गिरी, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सब पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग हैं। ये कोई अनपढ़ या गंवार या जाहिल लोग नहीं हैं। मगर ये प्रीति गिरी ने क्या किया, इन्होंने भी अपनी सभ्यता और संस्कारों का परिचय देते हुए ट्विटर पर आपत्तिजनक ट्वीट किया धर्म विशेष के लिए। मगर यह भारत तो है नहीं, जो प्रतिक्रिया नहीं आती। वहां पर तुरंत ही कड़ी प्रतिक्रिया आई और सख्त चेतावनी जारी की गई। और देखिए, जैसे ही चेतावनी जारी होती है, ये ट्विटर महाबली, इनकी हवा खराब हो जाती है। इनकी सारी अकड़ और सारा जो इनके शब्द हैं वो सारे गायब हो जाते हैं और ये सब सोशल मीडिया से तुरंत ही फॉलो हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं, अरे भाई, जब आप इतने ही ताकतवर थे, इतने ही शक्तिशाली थे और आपको लगता था कि आपने जो लिखा है वो आपने सही लिखा है, तो आप उसमें तटस्थ रहते थे, आप उसमें टिकते थे अपने बयानों पर। इस तरह भागे क्यों? दोस्तों, आप जानते हैं हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है। हम सदियों से साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। मगर पिछले कुछ वर्षों से कुछ लोगों द्वारा एक अभियान सा चलाया जा रहा धर्म विशेष के खिलाफ। और यह सब क्यों किया जा रहा है, यह सब हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते समझते हैं। इस बारे में हम बहुत बार पहले भी बातचीत कर चुके हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र के पालघर में। दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में जो हुआ और जैसे ही ये घटना आम हुई, लोगों तक पहुंची मीडिया द्वारा, तो तुरंत ही बीजेपी के संबित पात्रा, जी हाँ संबित पात्रा, जो कि अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, मगर यह नहीं बता पाते कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, उन्होंने तुरंत ही एक ट्वीट कर दिया। वैसे संबित पात्रा जी को तो आप जानते ही होंगे।
जिनसे जब भी कोई सवाल पूछो तो उनका दूसरा जवाब तुरंत यही आता है कि आप सोनिया गांधी जी से पूछो, आप राहुल गांधी से पूछो। उन्होंने जो ट्वीट किया वो ट्वीट इतना खराब, इतना आपत्तिजनक था कि उसके लिखे शब्दों को भी यहाँ वर्णन करना मैं उचित नहीं समझता। एक नफरती बयान उन्होंने दे दिया जिसके कि वो मास्टर माने जाते हैं। अब ऐसे में उनके चेले चपाटे कहाँ मानने वाले थे। कोई ट्विटर पर प्रकट होकर तो कोई व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर धड़ाधड़ अपनी योग्यता का परिचय देने लगा। मानो इन नफरती बयानों की एक सुनामी सी आ गई। एक समुदाय के खिलाफ इस तरीके से ऐसा लगा मानो जैसे एक बाढ़ सी आ गई है नफरती बयानों की। यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि ये कथित तौर पर देशभक्त कहे जाने वाले तब क्यों चुप थे जब बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की लिंचिंग हुई थी, जब अखलाक की हत्या हुई थी, ऐसे ही कई लोगों की लिंचिंग हुई, तब ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, ये उस समय क्यों चुप थे? यह सवाल बहुत गंभीर है। क्या इन्हें तब साफ सूंघ गया था? पालघर मॉब लिंचिंग को सांप्रदायिक रंग देने वालों को या इनकी कोशिश, ऐसे रंग देने वालों की कोशिश करने वाले के मुंह पर करारा तमाचा तब पड़ा जब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची जारी करी। जब उस सूची को देखा गया तो पता चला कि उसमें गिरफ्तार किए गए 110 लोग सारे हिंदू थे। और आश्चर्य तब हुआ जब पता चला कि उसमें से आधे लोग तो भाजपा के पदाधिकारी हैं। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा दोस्तों कि जिस पालघर में यह हिंसा हुई, जिस गांव में हिंसा हुई, वहां पर वहां के जो सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं, वो भाजपा की हैं। उस क्षेत्र के एमएलए भी भाजपा के हैं। फिर ये कैसे इस तरीके की लिंचिंग हो गई और क्यों इसे सांप्रदायिकरण देने की कोशिश भाजपा के द्वारा करी जा रही है? ऐसा लगता है कि इन लोगों पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जबकि अभी मोदी जी ने पिछले कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर एक बयान जारी किया था कि कोरोना किसी धर्म, जाति या संप्रदाय को देखकर हमला नहीं करता है। मीडिया लगातार समाज में नफरत का जहर बो रहा है दोस्तों। इन्हें किसी प्रकार की कोई शर्म भी नहीं है। ये लगातार समाज में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पालघर लिंचिंग इसका ताजा उदाहरण है। दोस्तों, इस समय हम सभी बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और यह लड़ाई हमें धर्म से नहीं, मानवता के साथ लड़नी है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि चाहे वो मीडिया हो या कोई नेता, इनके भड़काऊ बयानों में ना आए, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि हम सब इन्हीं बातों में उलझे रहें। पिछले कुछ सालों से लगातार जनता को किसी न किसी मुद्दे पर उलझा दिया जाता है ताकि सरकार से जनता जरूरी मुद्दों पर कोई सवाल, कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर सके। मानो यह देश धारावाहिक में चलाया जा रहा हो, एक एपिसोड खत्म तो दूसरा एपिसोड सामने आ जाता है तुरंत। मगर मुझे यकीन है दोस्तों कि यह गांधी जी, अंबेडकर जी का देश है जिसकी एकता और अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, आपसे एक बार मेरी फिर अपील है कि अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो साथ में लगी हुई छोटी सी घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई प्रोग्राम करें तो आप तक तुरंत यह पहुंच जाए आपके स्क्रीन पर। इसी के साथ दोस्तों, आज का कार्यक्रम ही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।